हे गाइस, वेलकम टू माय वर्ल्ड। दिस इज़ आदित्य गुप्ता। और यार अभी थोड़ा सा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि जो पुराना प्लेटफॉर्म था हम भूल गए। मैं अभी क्या एक टीम मेंटेन कर रहा हूँ। हम 5 की एक टीम है जो अपराइज का टी शर्ट पहन के आएंगे। प्रिंटिंग हो रहा है टी शर्ट भी। वो टी शर्ट पहन के आएंगे एंड वो क्या करेंगे कि दे आर टीचिंग टू यू। और वो एक अच्छे टीचर्स हैं, वो अच्छे एक प्लेटफॉर्म पे हैं और वो धीरे धीरे हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे। आने के बाद वो मेरी जगह पे पढ़ाएंगे। बट इस टाइम थोड़ा सा वो बिज़ी हैं। कुछ दिन बाद 15 से 20 दिन बाद वो धीरे धीरे सब लॉन्च हो रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होंगे। तो मैं जो हूँ आपको इंफॉर्मेशनल रिलेटेड सारी वीडियोस भी प्रोवाइड करता रहूँगा। और थोड़े थोड़े अभी जैसे अभी एक मंथ हमारे बच्चे हैं नीट के लिए। सो यार मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि कुछ बच्चे हैं जिनसे मैंने पूछा कि क्या मैं थोड़ा सा शॉर्ट 32 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर करा दूं क्या। तो काफ़ी बच्चों ने पोल किया कि भैया ऐसा है, करवा दीजिए फटाफट, जिससे 15 से 20 दिन में वो प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चंस हमारा हो जाए। तो इसी डिमांड पे यार फर्स्ट मैं ही लॉन्च हो जा रहा हूँ पढ़ाने के प्रोस्पेक्टिव से। उसके बाद धीरे धीरे कई सारे टीचर्स जो हैं हमारे 5 की ग्रुप जो है वो सब धीरे धीरे लॉन्च होंगे। वो आपको स्मूथ वे में सारी चीज़ें चैप्टर वाइज पढ़ाते रहेंगे। तब वो तो आई थिंक नीट के बाद ही लॉन्च करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नीट के बाद जो लॉन्च करूँगा तो उनको वो क्या होंगे कि आपको स्पेसिफिक वे में वेरीफाई करके चीज़ें पढ़ाएंगे। और मैं अभी प्रॉपर वे में जल्दी जल्दी बच्चों का रिवीजन करवा दे रहा हूँ। एटलीस्ट केमिस्ट्री का ही करवा दे रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री से ही कुछ ये होता है कि स्कोरिंग टॉपिक होती है केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स में थोड़ा सा अड़चन किसी को आती है। तो यार ये स्कोरिंग टॉपिक अगर जो अच्छे से कवर कर ले रहा है बंदा तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी पहले बात ख़त्म करके स्टार्ट करते हैं हम पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। तो यार इसमें फर्स्ट हम थोड़ा सा चैप्टर का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा देखेंगे। पढ़ना तो आपको खुद से पड़ेगा सब चीज़, बट अभी शॉर्ट रिवीजन है तो हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं चीज़ें। तो फर्स्ट ये हो गया कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है यार मेरी, बट हाँ ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अपना पीरियोडिक टेबल बड़ा सा चिपकाइए अपने पास में। उससे देखिए मैं थोड़ा कुछ चीज़ें अलग से बताने वाला हूँ इसमें, जो चीज़ एक्सेप्शंस होती हैं, क्योंकि हमको एक्सेप्शंस पे ही फोकस करना है। तो आप थोड़ा सा इसको टॉपिक बना लीजिएगा या फिर जैसा भी हो आप इसको अलग से थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि लास्ट टाइम में आपको ये काम करेगा, ठीक है। तो एक्सेप्शंस में जैसे अब हम बात करते हैं यार, पहली चीज़ तो ये बात करेंगे हम कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस ब्लॉक में जो एक्सेप्शंस आते हैं, एक्सेप्शंस इन द सेंस लाइक जैसे आप किसी इन्हीं में से किसी एक को उठाते हैं, हम क्रोमियम को उठाते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर देते हैं तो एटॉमिक नंबर आई थिंक 24 होता है। स्केलियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम 24 होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस इस बात का होता है, देखिए आप इसका जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना तो 1s2 2s2 2p6, ठीक। 1s2 2s2 2p6 ये तो हो गए 10 हो गए हमारे एक के, ये दूसरे सेल के ये, ठीक। 2 8 इस हिसाब से करते हैं ना। फिर उसके बाद लिखते हैं 3s2 3p6 4s1, समझ रहे हैं आप, 3d5। तो ये हो जा रहा 10 2 12 6 18 1 19 5 24। तो यार एक चीज़ ये देखिए आप यहाँ पे 4s के 1 में 4 के s में 1 आया। वैसे जनरली क्या होता है, जनरली यहाँ 4s2 होता है और 3d आगे जो भी होता है, हाँ इसके आगे का ही देख लो आप, इसका क्रोमियम मैग्नीज का ही देख लो आप। मैग्नीज में देखो 1s2, सॉरी ऊपर नहीं आ रहा होगा बोर्ड पे, मैग्नीज का ही देख लो आप 25 होता है। 25 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 10 2 12 6 18 2 20 5 25। तो हर जगह इसके आगे वाले में भी और इसके पीछे वाले में भी, लाइक पीछे इन द सेंस केवल एक क्रोमियम एक्सेप्शन आया। तो जिस सो गाइज आपने देखा है कि क्रोमियम के 4s में एक इलेक्ट्रॉन आया। तो ये जो हैं एग्जांपल्स जो हैं, जो ये एक्सेप्शंस हैं, ये इसी का है कि इन सब के में एस के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे नायोबियम के भी आप जाके चेक करिएगा, उसके एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्रोमियम के
मोलिब्डेनम के, रुथेनियम के, रोहेडियम के, पैलिडियम के, प्लेटिनियम के, और कॉपर के, सिल्वर और गोल्ड में। आप जाके देखिएगा एक बार। बस इसके सिवा आपके कोई भी पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके एस में एक इलेक्ट्रॉन हो। सबके या तो दो ही हैं लगभग अप्रॉक्स। तो एक्सेप्ट जो ये पैलिडियम है, पैलिडियम के 0 है। जैसे 90 करोड़ मोटे रूठे रहेंगे, प्रभु देवा 0, मतलब पैलिडियम में 0 है, पटाएगा क्यूट अंग्रेजी औरत। ये एक ट्रिक है, बट हाँ ये ट्रिक जो है ना काफ़ी काम का है, क्योंकि ये बता दे रहा है कि एस का जो भी एक्सेप्शन है एस ऑर्बिटल का, ये कंप्लीट इसी में आ जा रहा है। ठीक, तो इससे हमारा एस का कवर हो गया। बाकी हम बात करते हैं अभी, इसके बाद हम एफ ब्लॉक का बात करेंगे। एफ ब्लॉक में भी दो चीज़ देखते हैं, उसमें हम लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड का। तो सो गाइस बात करें एफ ब्लॉक के एक्सेप्शन में, तो एफ ब्लॉक के ऐसे एक्सेप्शन जिनके डी में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों। एफ ब्लॉक में ऐसे एक्सेप्शन जिनके डी में एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों, तो उसका ये रहा सिलीरियो गाड़ी लूटेंगे D1 की, सीजियम, गैडोलियम और लिथियम करके कुछ है। तो CeGD और Lu, ये इन तीनों के डी में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो गाइज अभी तक तो लेंथेनॉइड का था। अभी एक्टेनॉइड की बात करें तो इसमें एक्टेनॉइड में देखो, तुम्हें दो पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर में कमाल की लारा। तुम्हें से कॉन्सेप्ट आया TH, इसके 6D2 मतलब D2, इसके डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबके डी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। PA पढ़ाऊँ PA, न्यूज़पेपर में NP, और कमाल में CM, और लारा के लॉरेंस LR। ठीक, तो इन सब में ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट होने के साथ साथ ये डी में एक एक इलेक्ट्रॉन, इनके डी में भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्शन रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कुछ एक्सेप्शन जो था मेरे पास मैंने ख़त्म कर दिया है। और अभी चलते हैं साइज के एक्सेप्शंस पे, और साइज का थोड़ा थोड़ा। गाइस साइज की बात करें अगर जो हम, तो साइज में क्या होता है जनरली, जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज़ होता है, और जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज़ होता है। ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब बात करें एक्सेप्शंस की, तो एक्सेप्शंस में कुछ चीज़ें पहले आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करनी है इन द सेंस, जैसे लाइक पहला चीज़ तो ये एक्सेप्शन ये हुआ कि जब भी हम लिथियम की साइज़ देखेंगे तो लिथियम की साइज़ जो है आयोडीन से बड़ी होगी। ठीक, ये चीज़ आप बिल्कुल जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब एक्सेप्शन से, ये आपको याद कर लेनी होंगी अच्छे से बिल्कुल। बाद में जब मैं जब चैप्टर पूरा कंप्लीट वे में पढ़ाऊँगा तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। अभी आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना इन सब चीज़ों को। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे पोटेशियम की साइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू नियॉन से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है पोटेशियम की साइज। तो ये भी दूसरा एक्सेप्शन रहा। सारा एक्सेप्शन ही हम देखेंगे कि एक साइड में आपका एक्सेप्शन सारा पड़ा रहे और आपको परेशानी ना हो याद करने में। सो गाइज एक चीज़ ये है, स्केल्डियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक का क्या है सिस्टम कि इसके 4s2, 3d1, 3d2, 3d3, 3d5 में। और मैग्नीज का देखें तो इसका जो स्टेबिलिटी है ना, इसका जैसे ये होता है कि इसके अगर जो हम 4s2 में और 3d4 कर दें तो इसके लास्ट वाले में एक ऑर्बिटल खाली हो जा रहा है, जो कि इससे कह रहा है कि भाई काम करो, आप अगर जो एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो तो हम भी हाफ फील्ड में स्टेबल हो जाएंगे और आप भी हाफ फील्ड में स्टेबल हो जाओगे। तो दोनों में समझौता हो जाता है, उसी बेसिस पे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और देखें मैग्नीज की, तो मैग्नीज में यार देखो आप, जो सिंगल ऑर्बिटल है और इसके 3d5 होते हैं, तो जो सिंगल ऑर्बिटल वो तो खुद स्टेबल है डबल से, और इसका जो है पाँचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और हाफ फील्ड में फॉर्म में स्टेबिलिटी इसकी और बढ़ गई। बात करें यार इन तीनों की बराबर क्यों है, बराबर इसलिए है क्योंकि नॉर्मल वे में देखो आप 3d5 है, पाँचवें ऑर्बिटल में यहाँ पे 3d5 है, 3d6 है, 5 ऑर्बिटल हैं डी में, 5 हैं ऑलरेडी, एक एक करके मैग्नीज ने कवर कर लिया, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा ली। बट इन तीनों में देखा जाए तो अब 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, यहाँ तक तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट सो गाइस जैसे देखिए क्या होता है कि इसके में इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, बट कॉपर में भी एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे मैंने जो ट्रिक बताया था आपको उसमें कॉपर भी इंक्लूड था, और उसके कॉपर में भी देखा था आपने कि इसके जो एस में है, एस में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या होती है, कॉपर का, जैसे अब जिंक का कॉपर का इलेक्ट्रॉन नंबर 29 होता है, तो इसकी फीलिंग ऐसे होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 4s2 3d10, लेकिन यहाँ 4s2 नहीं होता, 4s1 हो जाता है। इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी, इसकी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, इसकी भी कंप्लीट वे में कितना हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 1 19 10 29, हाँ सही है। तो इसकी क्या होती है, अब देखिए इसकी फुल फील्ड से स्टेबिलिटी हो गई, इसकी हाफ फील्ड से स्टेबिलिटी हो गई, दैट्स वाई इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इन तीनों के कंपैरिजन में। यहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ इन द लास्ट देखो दो दो सबके, जैसे अब अगर जो हम निकल की बात करें तो इसके में देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो हाफ फील्ड है, इधर फुल फील्ड होते आ रहे हैं, तो कंप्लीट ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी तो बढ़ नहीं रही है। इसी वजह से यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, तीनों का बराबर हो जाता है। इसके इधर मैग्नीज में 4s2 और 3d5 का देखें तो s2 से यहाँ फुल फील्ड स्टेबिलिटी आ जाती है और यहाँ पे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाती है। उसके इधर देखें क्रोमियम में तो यहाँ एक हाफ फील्ड और दूसरा भी हाफ फील्ड, तो ऑर्बिटल की हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और सीधा रट लेना है कि I माइनस, कभी भी माइनस में क्वेश्चन आए मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया हुआ है तो इसके बेसिस पे I माइनस की साइज़ सबसे ज़्यादा, हम देखते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबसे नीचे रहता है, तो साइज़ उसकी बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो ये तो ठीक है, बट जब ये माइनस के सिचुएशंस आ जाएं तो वहाँ पे देखिए एक चीज़ सबसे बड़ा एक्सेप्शंस ये आ रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट वे में फुल फील्ड ऑर्बिटल है, इसी वजह से इसकी साइज और स्टेबिलिटी दोनों ज़्यादा हो जाती है। और इसमें भी एक्सेप्शन है। अब इसका ट्रिक था क्या, वैसे तो ये क्या होता है, बैगन आलू गाजर इन थैला, ये होता है। तो अभी देखो साइज के एक्सेप्शंस की वजह से ये आगे पीछे हो गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको रटना पड़ेगा, जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं थोड़ा, नहीं तो ब्रीफ में पढ़ाने लग रहा हूँ यार, थोड़ा मेरे को उसको कंट्रोल करना है। अभी आपको जो चीज़ एक्सेप्शंस है उसको जल्दी जल्दी रटना है, क्योंकि एक्सेप्शंस टाइम नहीं है हमारे पास और एक्सेप्शंस जल्दी जल्दी रट रहते हैं हम। उसके बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम जब वापस आगे जब इन फ्यूचर मेरे को और आगे पढ़ाना है, जब हमारी नीट के बाद एक्स्ट्रा जो क्लासेस शेड्यूल बनेगी उसके हिसाब से हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज़ ब्रीफ में पढ़ाएंगे। अभी तो जल्दी जल्दी ओवरव्यू ले लेते हैं हम। गाइस 6वीं से साइज का एक चीज़ ये छूट रहा था एक्सेप्शंस में, तो इसका जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम और फ्रेंसियम बेटा मांगे कार स्कूटर और बापराजी, इसमें से क्या सिस्टम है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट साइज इसकी होती है, उसके बाद इसकी होती है, फिर सबसे छोटी ये, मतलब इन दोनों में देखें जब साइज का कंपैरिजन तो सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक जिगजैग टाइप का मोशन होता है इसमें। ये बात याद रख लेना आप लोग कंप्लीट वे में। ये कैल्शियम है, ठीक है। तो ये साइज का आई थिंक टॉपिक ख़त्म हो रहा है अब। सो गाइज नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड ये जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यू जो है सोज एक्सेप्शनली लार्ज साइज एंड हैज़ अ मैक्सिमम साइज इन एंटायर लैंथेनॉइड ग्रुप, मतलब EU की जो साइज़ होती है, यूरोपियम की जो साइज़ होती है वो सबसे बड़ी होती है पूरे लेंथेनॉइड में। तो ये एक एक्सेप्शन है और इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। साथ में आप बात करते हैं यार कुछ चीज़ें, जैसे साइज़ से हो गया कि ये चीज़ें कुछ याद करनी है आपको। अब तीसरी चीज़ें हम बात करते हैं, चौथी चीज़ जैसे हैवीएस्ट मेटल है, हैवीएस्ट नेचुरल मेटल, हैवीएस्ट नेचुरल मेटल में आ जाते हैं, हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट में आपका आ जाता है यूरेनियम 92। तो ये भी आपको याद रखना है कि हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट में यूरेनियम आता है। सो गाइस टोटल गैसियस एलिमेंट जो होते हैं वो 11 होते हैं, F2Cl2 H2O2 N2 हीलियम नियॉन एर्गॉन क्रिप्टॉन जीनॉन और रेडॉन। एक्सेप्शन की बात करें हम पहले साइज वाला जो हमने देखा था, तो साइज में हमेशा हम देखेंगे कि जब भी जैसे हम किसी भी चीज़ में देखें तो साइज का जो ऑर्डर रहेगा वो हमेशा निगेटिव वाले का ज़्यादा होगा, ठीक, फिर न्यूट्रल का होगा, फिर पॉजिटिव। कोई भी एक चीज़ पे देख लो आप, किसी भी एक चीज़ पे, जैसे आप नॉर्मल फ्लोरीन का देख लो आप, फ्लोरीन ये नॉर्मल है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 9, तो 1s2 2s2 2p5, ठीक।
9 होता है। फ्लोरीन अब एक, जैसे ये नॉर्मल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज पे, मान लिया इस पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो ये रहा फ्लोरीन, एक फ्लोरीन माइनस है। फ्लोरीन माइनस में क्या है यार कि अब इस पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक, तो ये 2p6 हो गया। इसकी स्टेबिलिटी, इसकी साइज बड़ी हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और साइज भी बड़ी हो जाएगी। तो फ्लोरीन माइनस, आप यहाँ पे देखो फ्लोरीन माइनस इस बड़ा फ्लोरीन से, और अगर जो यही एक निकाल दो तो एक फ्लोरीन प्लस। तो भाई कभी भी आप एक चीज़ देखना, क्या कि साइज का जब भी ऑर्डर देखना होता है तो इसका एक ट्रिक यही है कि अगर जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। हम नॉर्मल वे में इसका एक्सेप्शंस की बात करें तो साइज के ऑर्डर पे जब भी हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, तो हमेशा माइनस वाले की जब भी देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो माइनस जिस पे चार्ज रहेगा उसका ज़्यादा रहेगा साइज, और जिस पे जीरो रहेगा उसका भी उससे कम, और प्लस वाले का सबसे कम। सो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटलॉइड में क्या होता है यार, मेटलॉइड का एक थोड़ा सा ट्रिक है हमारे पीरियोडिक टेबल में, बोले सिद्धू पूजा से ऐसा तेरा एटीट्यूड साबरीना जी से, ये एक ट्रिक है, बट यार इससे पूरा मेटलॉइड कवर हो जा रहा है हमारा अच्छे से। BSIPOSSEASTEAT और SBGE, ऐसी आप यूज़ कर चुके हो एक बार नेम को, तो इससे आप लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेटलॉइड है। मेटलॉइड का पूरा ट्रिक आपको मेटलॉइड से याद हो गया है। सो ये मेटलॉइड का ट्रिक रहा नॉर्मल। सो गाइज, हमने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साइज़ पढ़ लिया और कुछ बेसिक्स पढ़ ली। अब तीसरा चीज़ ये आता है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है यार, कोई भी एक एटम है उसमें जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसमें सर्वाइव कर रहे हैं, चल रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, उसमें उस लास्ट वाले सेल से एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालें, उसको निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाते हैं, लेकिन सेल का जो साइज होता है, मतलब जो नंबर ऑफ़ सेल होता है वो सेम ही होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते 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 चले जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जब बढ़ते इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में कम स्पेस रह जाती है, और वो फील्ड और स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो यही होता है आयनाइजेशन एनर्जी। हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इसका क्या हो जाता है सिस्टम की आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, और डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ़ सेल बढ़ जाते हैं, और सेल बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, इसी वजह डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज फॉर सेम एटम। एक एटम सेम एटम रहे, उसमें देखें तो उसमें जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है। ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से रिमाइंड करके रखिएगा, ठीक है। तो सो गाइज, आईपी में कुछ चीज़ें हम बिल्कुल एग्जैक्ट वे में रट के रखे रहे हैं, जो कि पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम होती है कि एग्ज़ाम में पूछी जाएँ। जैसे बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इसका जो ऑर्डर है, लेकिन इस हिसाब से हम अपने हिसाब से, जैसे शॉर्ट अभी हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो अभी हम एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं कर सकते, बट हाँ इसको इस हिसाब से आप रट के रखे रहिए, क्योंकि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यही होता है कि आ जाते हैं क्वेश्चन में से। तो जो इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है, जिस हिसाब से आते हैं क्वेश्चंस, उसके बेसिस पे आप ये सब चीज़ें जो जो मैं बता रहा हूँ उसको स्पेसिफिक वे में या तो कॉपी पे कहीं लिख के इसको रट लीजिए आप। ये ज़रूरी है, लास्ट टाइम में ये सब चीज़ें रिमेंबर होनी चाहिए। सो गाइस, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम देखेंगे यार क्या होता है कि कोई भी एक एटम है, ठीक है, उसके आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक कहीं हम बाहर से किसी एक इलेक्ट्रॉन को ला के उस एटम में डालें और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, इसी को तो उस डालना, ला के कहीं बाहर से डालना, उसमें जो एनर्जी खर्चा होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब जैसे फ्लोरीन है तो ये 1s2 2s2 2p5 है, ठीक है, ये इतना है। इसके आउटर सेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। अभी इसको एक चीज़ पता है कि अगर जो ये 5 से 6 हो जाए, 2p6 हो जाए, तो इसको पता है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अभी ये अभी अनस्टेबल है, यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ पे ला के डाल दें, हम 6 कर दें, इसकी स्टेबिलिटी पहले से बढ़ा दें, तो ये जो डालने में जो एनर्जी खर्चा होती है, यहाँ से जो एनर्जी निकलती है, इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं।
कुछ बेसिक बातें ये की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जब लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे तो ये बढ़ेगी, और बॉटम में जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये घटेगी, ठीक है। और एक चीज़ ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए पीरियोडिक टेबल इज क्लोरीन। ये भी है एक सिस्टम यार कि आप इसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन 17 है इसका एटॉमिक नंबर, तो ये हुआ 3p4 3s2 3p5 5 है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है मतलब ये चाहेगा कि मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर लूँ, चाहे मेरे को कम ही एनर्जी लगे, लेकिन जैसे अब आयनाइजेशन पोटेंशियल है, मतलब अब इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल करीब में है कि ये भाई बहुत करीब में है, 3d 3p5 ये इतने करीब में है कि ऐसा है भाई मैं स्टेबल होने वाला हूँ, मत निकालो मेरे से इलेक्ट्रॉन, अगर जो निकालोगे तो मैं ज़्यादा एनर्जी तुम्हारी खर्चा करवाऊँगा, ये इससे बोल रहा है। तो जानते हो क्या होता है आईपी में, अब जब ये करीब है स्टेबिलिटी के, ठीक, तो उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो कह रहा है कि भाई मैं ज़्यादा एनर्जी लूँगा आपसे इलेक्ट्रॉन निकलवाने में। इसी वजह से देखो स्टेबिलिटी उसकी घट रही है, और बढ़ानी है तो आसान है, घटानी है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसी वजह आईपी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लोरीन की आईपी ज़्यादा होगी, एक्स की वैल्यू तभी ज़्यादा है यहाँ पे वाई से। ऐसे यही हाल सोडियम का भी है, सोडियम का भी देख लो आप, स्टेबिलिटी की क्या 3s1 है, 3s2 में जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात एक चीज़ देखो यार, आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, क्या, आई पी ऑलवेज ग्रेटर देन ई ए, ठीक है, मैक्सिमम यही होता है, आई पी ऑलवेज ग्रेटर देन ई ए। ये आई पी क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन आई पी, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ई ए में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। एक चीज़ और जान लो यार, एक चीज़ क्या है कि ऑक्सीजन है गैसेस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन एटम है गैसेस के फॉर्म में है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया तो ये चेंज किस में, O माइनस में। तो ये जो रिएक्शन हुई है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक। बट एक टर्म एंड कंडीशन है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, अल्कली अर्थ मेटल, ठीक, और इनर्ट गैस, ये तीनों जो होते हैं इसमें हम कभी भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये प्रोसेस हमेशा इंडोथर्मिक होती हैं, ठीक है, पहली बात याद रखना। दूसरी, अगर जो फर्स्ट थिंग तो ये रहा, दूसरी ये चीज़ रही कि अगर जो एक बार हमने ये O माइनस को फिर से एक और एडिशन किया इलेक्ट्रॉन का, O-2 में ले जा रहे हैं, या फिर पॉली निगेटिव जो ये बना रहे हैं, ये हमेशा आगे चल के इंडोथर्मिक होगा। मतलब समझ में आया क्या? एक बार कोई भी एटम लेके हम एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर रहे हैं तो ये पहला प्रोसेस एक्सोथर्मिक हमेशा रहेगा, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट नाइट्रोजन, अल्कली अर्थ मेटल और इनर्ट गैस के लिए ये भी प्रोसेस इंडोथर्मिक रहेगा। बट पहले के बाद हम जितनी बार करते हैं, एक बार O माइनस, जैसे अब दूसरी बार ये हो गया, तीसरी बार O-2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स O-3, ये भी इंडोथर्मिक रहेगा। तो जितनी बार अब इसके आगे हम करेंगे सब इंडोथर्मिक रहेगा, ठीक है। सो एक चीज़ तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ एग्जांपल थी, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड जल्दी रिसेंटली क्वेश्चंस आए हैं। ये तो मैंने पार्ट में बताया आपको, क्वेश्चन रिएक्शन के फॉर्म में आते हैं। जैसे अभी रिएक्शंस हम देखते हैं। अब जैसे ये रिएक्शन वाला पार्ट है, फ्लोरीन माइनस, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आजकल का ट्रेंडिंग इस बात का है क्वेश्चन का केमिस्ट्री में, फ्लोरीन माइनस Cl माइनस है, ठीक है। यहाँ से ये रिएक्शन रहा, ये क्वेश्चन रहा हमारा, ठीक है। अब ये पूछा कि ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है, तो उसके बेसिस पे हम कैसे बताएंगे। जैसे हमने इसको तोड़ा, फ्लोरीन माइनस, ठीक है, फ्लोरीन माइनस एक फ्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब ये रिएक्शन इंडोथर्मिक कैसे हुई, जब हमने बताया था कि O में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, O में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो ये O माइनस हो रहा है और ये एक्सोथर्मिक हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे जब इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो ये इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन थी ये इंडोथर्मिक हो गई, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, F माइनस का जो, एक साइड से हम देखें, F माइनस का जो IP है, IP इसका है और ये इसका है, वो बराबर है, ठीक।
अगर जो हम देखें इंडोथर्मिक रिएक्शन को, एक साइड से रिएक्शन को लेके चलें और ये देखें कि जो ये इसका है ये बराबर है, तो दूसरा अगर जो देखें जैसे क्लोरीन है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये क्लोरीन माइनस में चेंज हो गया, ये रिएक्शन क्या हुई, ये एक्सोथर्मिक हुई। तो इन दोनों के कंपेरिजन ऐसे जब दोनों को इक्वल कर लें कि ये ऑफ फ्लोरीन और ये ऑफ क्लोरीन में किसका ज़्यादा होगा, तो हम ऑलवेज कहेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा ज़्यादा होगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन जो कहलाएगी वो एक्सोथर्मिक कहलाएगी। ठीक, अब क्यों हम इंडोथर्मिक को ज़्यादा नहीं कहते हैं, तो आपने एक चीज़ देखा होगा क्या कि एक्सोथर्मिक का एक ग्राफ बनता है, ठीक है, जैसे एक ग्राफ ये है रिएक्शन मैकेनिज्म का, ठीक है, और दूसरी ग्राफ ये है। ठीक, जब रिएक्शन, अब ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्टेंट का रहा और ये प्रोडक्ट का रहा, पूरा ये रिएक्टेंट का रहा और ये प्रोडक्ट का रहा। तो हमको जब डेल्टा H पूछता है तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में जब आप प्रोडक्ट आपका बड़ा है और रिएक्टेंट छोटा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इस और ये पॉजिटिव वैल्यू को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। दूसरी बात, इधर देखो डेल्टा H इधर निगेटिव आ रहा है और ये निगेटिव आया, तो ये क्या कहला है, इंडोथर्मिक। अब जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आई वो जाहिर सी बात है बड़ा होगा, तो जब ये बड़ा होगा, एक्सोथर्मिक बड़ा होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, और ये टोटल ओवरऑल रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आजकल इस क्वेश्चन का काफ़ी ट्रेंडिंग है। सो गाइस कुछ पॉइंट हैं, सम पॉइंट्स, जैसे इसको हमको याद करना है, ये EA का है, ये EA का है, रिमेंबर रखना है, याद रखना बस, क्योंकि अभी लास्ट टाइम चल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रिमेंबर रखना है। दूसरा, द एलिमेंट हुज एटॉमिक मास इज़ करेक्टेड, लाइक पहले जिनका, पहले पुराने हिस्ट्री के हिसाब से, जैसे जब पुराना पीरियोडिक टेबल बना था उसके हिसाब से करेक्ट किया गया जिन लोगों का एटॉमिक मास, वो ये रहा। इसका ट्रिक है, गोल्ड इन प्लेटिनम बिकम अल्टीमेट, गोल्ड इन प्लेटिनम बिकम अल्टीमेट, गोल्ड इन प्लेटिनम बिकम अल्टीमेट, गोल्ड इन प्लेटिनम बिकम अल्टीमेट। मिक्सिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होती है उनकी मिक्सिंग किस बेसिस पे होती है, तो पहले S की होती है, फिर PX PY PZ, फिर नॉन एक्सियल DZ स्क्वायर DXY स्क्वायर X स्क्वायर Y स्क्वायर, फिर DXY, फिर DYZ, ऐसे इस हिसाब से मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की। ठीक है, सो इसको भी याद करना है आपको, क्योंकि जनरली ये सब क्वेश्चंस आते हैं थोड़े मोड़े, लिटिल बिट, कभी कभी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो गाइज एक चीज़ और देख लीजिए आप, ये एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है, जैसे इसका पहले ट्रिक सुनिए, अगर पंजाब 4 किलो तेल 35 रुपये में बेचे, फिर क्यों सभी 3 या 2 किलो ले, मतलब PB+4 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, TL+3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, Bi+5 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, आयरन Fe+3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, और कॉपर जो होता है Cu कभी +2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि आपने एक चीज़ सुना होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम सुना होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये क्या होता है यार, ये होता है हायर एटम की हायर स्टेबिलिटी, स्टेबल होता है, हायर एटम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, और लोअर एटम की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। मतलब अभी ये किस फैमिली का, ये है कार्बन फैमिली का, काशी गए संत प्रभु PB, तो ये कार्बन फैमिली का जो है, ये ऊपर कार्बन का +4, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 2 और 4, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये चारों निकाल सकता है। ठीक है, तो ऊपर जितना रहेंगे, ऊपर हायर एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, तो ऊपर में +4 जा सकता है बॉस, लेकिन नीचे में +4 नहीं एग्जिस्ट करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे ये देख लो, TL जो है, अब TL जो है एल्यूमिनियम फैमिली का है, बोरॉन फैमिली का, बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैला, तो यहाँ पे +3 स्टेबल है। क्यों, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर देखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 होता है,
5 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। 3 आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, निकल सकता है, पॉसिबल है, निकल सकता है। तो यहाँ ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा, हाइयर एटम की हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, लोअर एटम की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। तो ये जो होते हैं पूरे आपको याद करने हैं कि Pb+4, Tl+3, Bi+5, Fe+3 और कॉपर+2 ये एग्जिस्ट नहीं करते इस फॉर्म में, ये अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं कि Pb+4 एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपसे कि PbCl4 है या और PbCl2 है, तो ये बताओ कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको जब ये याद रहेगा कि Pb+4 एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ से आप तुरंत ऑप्शन काट देंगे, PbCl2 पे आंसर लगा देंगे। इसी के साथ अच्छा एक चीज़ और सुनिए, जो एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो जनरली बेसिक ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, बेरिलियम। बेरिलियम एक ऐसा है जो ये अपना ऑक्साइड BeO का, ठीक, और बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है, हाइड्रो ऑक्साइड जैसे BeOH का होल ट्वाइस, बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ये बात याद रखना, सभी एस के एलिमेंट, एस मेटल, एस पीरियोडिक टेबल के एस एलिमेंट के मेटल्स जो होते हैं वो जनरली बेसिक हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम के ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है बॉस। हम बात करें पी ब्लॉक के हिसाब से, तो अभी पी ब्लॉक को रोको आप, ठीक। मैंने क्या बोला था, ये जाल देख लो, जैसे ये रहा पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये रहा आपका एस ब्लॉक, ठीक, और ये रहा आपका डी ब्लॉक, और ये रहा आपका पी ब्लॉक। तो यहाँ मैंने बोला कि इसका सारे बेसिक होते हैं, ठीक, इसके सारे ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड बेसिक होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरिलियम का हाइड्रो ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट वे में सब एसिडिक होते हैं, इसके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। अब बचा डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में ऐसे याद करना, लाइक जैसे डी ब्लॉक में +1, +2 और +3 ये जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक, बेसिक नेचर के होते हैं। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड ये जनरली एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और +5, +6, +7 और +8 वाले ये सारे एसिडिक, ये सारे के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद करनी है डी ब्लॉक में। और इसका एक्सेप्शंस मैंने ये दिखाया, बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जो एस ब्लॉक का है, ये इसके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट ये एम्फोटेरिक होता है। पी ब्लॉक के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। और डी ब्लॉक में क्या होता है, +1, +2, +3 के बेसिक नेचर और +4 के एम्फोटेरिक एंड +5, +6, +7, +8 के एसिडिक नेचर होते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था आई थिंक। डी ब्लॉक का एक एक्सेप्शन मैं बताना भूल गया, डी ब्लॉक का एक एक्सेप्शन था कि क्रोमियम +3 और जिंक +2, क्रोमियम +3 और Zn+2 इसके जो ऑक्साइड होते हैं, अभी मैंने बताया था कि +1, +2, +3 ये वाले सब बेसिक होते हैं, लेकिन इसके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड एम्फोटेरिक के नेचर के होते हैं, ये भी याद रखना, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। प्लस क्रोमियम +3 और जिंक +2 के भी ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये डी ब्लॉक का एक्सेप्शन था। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड का ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड को याद करने का एक और ट्रिक है यार, जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। इसके हमेशा ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड हमेशा एम्फोटेरिक ही बनाएंगे,
पूरे पीरियोडिक टेबल में। जनाबे जेडन, अली एल, एस बी, ए एस, पी बी, बी ई, एस एन, जी ए और सी आर। जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जनाबे से जेडन हो गया, अली से ए एल हो गया, सबसे से एस बी हो गया, आसान से ए एस हो गया, पंजाबी से पी बी, बी ई और सॉन्ग से एस एन हो गया, गाया से जी ए हो गया और करो से क्रोमियम हो गया। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि इसके ही हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जनरली क्या हमेशा एम्फोटेरिक नेचर बनाते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो ये चीज़ याद कर लो, क्योंकि जनरली आजकल पूछा जाता है कि इसका हाइड्रोक्स ऐसे दे दिया जाता है कि ZnOH एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड दे दिया जाता है और बोला जाता है कि ये एम्फोटेरिक है या नहीं है। काफ़ी सारे आते हैं क्वेश्चन, दो ऑप्शन बना के आते हैं, दो तीन ऑप्शन आते हैं ऐसे बना के कि ए में ऐसा है, बी में ऐसा है और सी में ऐसा है, डी में ऐसा है, और बोलेंगे कि कौन सा इसमें से एम्फोटेरिक है। तो इन्हीं में से किसी का हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड दे देते हैं, किसी एक में दे दिए, उसी वही आंसर रहता है। तो यही है, इतने हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जिनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर बनाता है। सो गाइज अब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट डॉबर्नियर ट्रेड आया था, जिन्होंने इसमें इसके बेसिस पे किया था। देखो जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, दोनों के बीच में 8 क्या बोला उन्होंने कि डेल्टा जेड मस्ट बी सेम, दोनों के बीच में अप्रोक्स 8 इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी का डिफरेंस हो, और एलिमेंट मस्ट बी ऑफ सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप के एलिमेंट में एक के बीच में 8 का गैप हो, या फिर 18 का गैप हो, या फिर 32 का गैप हो, तभी वो डॉबर्नियर ट्रेड को फॉलो करेगा, नहीं तो वो सेम ग्रुप का एलिमेंट नहीं है। तो अब जैसे ये देखो इस दोनों में 8 का, तो ये डॉबर्नियर ट्रेड को फॉलो कर रहा है, और जैसे ही सोडियम पोटेशियम रूबिडियम में 8-18 का ग्रुप है, तो ये डॉबर्नियर ट्रेड को नहीं फॉलो कर रहा है। उसके बेसिस पे इन्होंने पहला चीज़ ये रहा, पहला डिवीज़न, पहला हिस्ट्री में पहला चीज़ इसके बेसिस पे डिवाइड हुआ। और दूसरा वैसे तो गाइज 15 साल से लगभग 18 साल के आसपास से अभी तक हो गया कि हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट अपन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन करने का मेथड देख लेते हैं कि थोड़ा मोड़ा हिस्ट्री एक बार हल्का फुल्का जान लेते हैं कि अगर जो बाय द वे क्वेश्चन आ जाता है तो हो जाएगा क्वेश्चन इससे। तो पहला हिस्ट्री तो आपने पढ़ लिया। दूसरा न्यूलैंड्स का था लॉ ऑक्टेव का, कि जो ये लिथियम है, सोडियम है, ये अपना एक 8 का बनाएगा, ठीक। फिर सोडियम पोटेशियम में 8 का डिफरेंस, फिर ऐसे ही इसमें भी 8 का डिफरेंस, ऐसे ही इसमें भी डिफरेंस। तो इसी हिसाब से अपना ग्रुप बनाते चलेगा, ये फॉलो करते चलेगा, इसी हिसाब से इनका ग्रुप क्रिएट होता चलेगा। तो गाइस तीसरा बात करें हम, लोथर मेयर का कर्व था। जो कर्व था उस कर्व के पीक पोजीशन पे, हाईएस्ट पोजीशन पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर अल्कली मेटल जितने भी थे वो थे पीक पोजीशन पे। ऐसे याद करना आपको, क्वेश्चन जब भी आएगा ग्राफ में तो ये याद रखना कि जो फ्लैट पोजीशन वहाँ पे डी ब्लॉक रहेंगे, जो असेंडिंग उठने वाला पोजीशन वहाँ पे हेलोजन रहा होगा, जहाँ पे उठा होगा जैसे ऐसे रहा होगा ग्राफ इस हिसाब से कि मान लिया यहाँ से उठ रहा है तो ये असेंडिंग पोजीशन हो गया, और असेंडिंग पोजीशन पे हमारा हेलोजन हो गया, ठीक। और इसका ये पीक पोजीशन है, तो यहाँ पीक पोजीशन पे हमारा अल्कली मेटल पहुँच गए, ठीक। और उसके बाद यहाँ से सीधा फ्लैट चला होगा जहाँ की डी ब्लॉक रहा होगा, और उसके बाद डाउन, अगर जो डाउन ग्राफ गिरा होगा तो ये जो डिसेंडिंग पार्ट है यहाँ पे रहा होगा अल्कली अर्थ मेटल। कुछ इस हिसाब से ग्राफ रहा होगा कि उठा होगा, कुछ यहाँ पे हाईएस्ट इसका पीक होगा, उससे थोड़ा सा डिक्रीज होके एक फ्लैट इस कुछ दूर तक कांस्टेंट चला होगा। तो जहाँ उठा होगा ये हेलोजन पाया, जहाँ पीक पे था वो अल्कली मेटल पाया, और जहाँ पे फ्लैट था वहाँ डी ब्लॉक पाए, और जहाँ डिक्रीज हुआ वो अल्कली अर्थ मेटल का हुआ। तो क्वेश्चन आता भी है तो बस यही इतना पूछेगा आपसे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों सिमिलरिटी होता है, पाया जाता है कहीं कहीं साइज में। हॉरिजेंटल, विच ब्लॉक हैज़ हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली सिमिलरिटी इन साइज। सो तो उसका आंसर होगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में ज़्यादातर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों तरह की सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। जैसे कि अब तुम देखे होगे यार कि आयरन, मैग्नीज आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, ये था, इसमें साइज की सिमिलरिटी थी, तीनों में थी ना साइज की सिमिलरिटी। ऐसे अब जैसे पहला स्टार्ट होता है स्कैल्डियम, स्कैल्डियम के बाद सेकंड ईयर लाएंगे एसी, तो यहाँ साइज की सिमिलरिटीज़ हो जाती है, यहाँ साइज की सिमिलरिटीज़ हो जाती हैं अप्रॉक्स। तो वही होता है यार कि हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल भी सिमिलरिटी कहीं कहीं पाई जाती है, किसमें, डी ब्लॉक में, ठीक है।
ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे फर्स्ट हमको जान लेना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ऑल एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को एक्सक्लूडिंग इनर्ट गैस को छोड़ के सारे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है टिपिकल एलिमेंट। थर्ड पीरियड के एलिमेंट को हम टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। तीसरा को इमेज जो बनाने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होते हैं। ठीक है। सो अभी तक तो मैंने मतलब हमने ओवरव्यू दे दिया चैप्टर का हल्का फुल्का जल्दी जल्दी में। अब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। सो इस मेथड से पढ़ाना आई थिंक ठीक रहेगा कि जल्दी जल्दी हम आधे एक घंटे में ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का, थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लेते हैं और उसके बाद जो भी 40 से 50 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 32 ईयर उसको सॉल्व कर लेंगे अलग अलग वीडियो बना के। ठीक है।